चलिए आज हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग कूलम्स लॉ के जस्ट विरुद्ध में यानी कि किसी दो बिंदु आवेश के विरुद्ध में हम लोग आपका पढ़े हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़े हुए थे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी बिंदु आवेश के ऊपर बहुत सारा विद्युत आवेश क्या करता है, बल आरोपित करता है, तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि वहां पे जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है या परिणामी बल है, वो जो है कई वेक्टर बलों के योग के बराबर होता है, वेक्टर योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें भी सेम टू सेम डिफाइंड किया गया, सेम टू सेम परिभाषा दिया गया है। इसमें भी वही लिखा गया कि किसी बिंदु पर अनेक वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणाम होगा, ठीक है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो आपका अनेक वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर योग के बराबर होता है, वेक्टर योग के बराबर होगा। तो यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग चाहे फोर्स के लिए पढ़ें चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ें, दोनों के लिए सेम ही। वहां पर भी हम लोग पढ़े थे वो बल का वेक्टर योग के बराबर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर योग के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर गणितीय रूप से दिखाया गया है केस 1 है ना, आवेश के असतत वितरण पर हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग यही निकाले थे कि ये दो या किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका था E इज इक्वल टू के इंटू क्यू बार आर स्क्वायर निकला हुआ था। हम लोग निकाल के देखे हुए थे कि किसी भी बिंदु आवेश के द्वारा किसी आपका बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है EFI होता है, वो आपका कितना होता है के इंटू क्यू आर का स्क्वायर होता है। ये हम लोग क्या किए हुए थे, निकाले हुए हैं, जाने हुए। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या चीज है कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इसी प्रकार से बहुत सारा विद्युत आवेश है। इन सभी विद्युत आवेशों के द्वारा इस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है वो कहता है कि ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आपका अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार हम लोग यहाँ पे निकाले हुए परिणामी आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट होगा यानी कि टोटल कितना लगेगा इस पॉइंट पर इन सभी के द्वारा। तो हम लोग ये जान रहे हैं अगर ये Q1 है और ये आपका कोई पॉइंट, ठीक, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा वो E1 होगा। फिर Q2 के द्वारा इस बिंदु पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा, वो E2 होगा। और इस पे जो लगेगा वो E3 हो जाएगा, इस पे जो लगेगा E4 हो जाएगा। इसी प्रकार से सो ऑन, यानी कि जो होगा उतना, यानी EN है, QN है तो EN, अगर Q5 होगा तो E5 हो जाएगा ना। ये आपका हर एक आवेश के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो सवाल में पूछा गया है कि रिजल्टेंट यानी कि परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो ये आपका अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो आपका इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी प्रत्येक आवेश के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर योग के बराबर होगा। तो ये देख लीजिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 EN, यानी कि उस असतत वितरण पर जितना आपका आवेश होगा
उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा उसके वेक्टर योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है असतत वितरण। ये असतत वितरण क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। क्या असतत वितरण क्या होता है? हम लोग सतत वितरण के बारे में शायद पढ़े हुए हैं। हम लोग सतत वितरण, ये जो आपका निचला वाला दिया हुआ है, सतत वितरण का हम लोग फिगर भी बनाए हुए थे। सतत वितरण का मतलब यह होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। जैसे कोई अगर, जैसे मकई का, यानी कि आप एक बडरी देखे हैं तो उस बडरी पर जो देखिएगा कंटिन्यूअस दाना होता है। दाना क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, यानी कि सतत होता है। यानी कि दाना के बगल में दाना, दाना के बगल में दाना, इस तरीके का दाना आपका, यानी कि भुट्टी में क्या होता है? लगा होता है, यानी सटा हुआ रहता है इस तरीके से। और दांत भी जो हम लोगों का है वो किस क्रम में है? सतत है। मान लीजिए ये दांत है ना, इस तरीके से। ये आपका दांत, हाँ जी दांत। दांत भी क्या होता है? सतत होता है कि नहीं होता है? ऐसा है क्या एक दांत के बीच में 1 किलोमीटर का रास्ता खाली है, 2 दांत के बीच में? नहीं है। हाँ, जब टूट जाता है तो अलग कंडीशन, वहां रास्ता आ जाता है, यानी जगह छूट जाता है। तो जब जगह छूट जाता है तो उसी को बोला जाता है असतत वितरण। जब यानी कि जगह छूट जाता है, जैसे देखिए Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच में बहुत जगह खाली पड़ा हुआ, तो इसी को बोला गया है असतत वितरण। यानी कि चार्ज जो है वो अलग अलग है, हटा हटा हुआ, दूर दूर पर है, ठीक है। और जो सतत वितरण होता है, सतत वितरण में आवेश जो है, देख लीजिए इस वस्तु पर आपका एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, टोटल आवेश आपका क्या है? सटा हुआ है, यानी कि सतत वितरण में चिपका हुआ, जस्ट दांत की तरह, है ना। तो इस तरीके से आप लोग सतत वितरण और असतत वितरण को भी समझ सकते हैं। असतत का मतलब ही हो गया कि हटा हुआ, 2 दांत के बीच में एक दांत गायब है, ठीक है। और सतत का मतलब हो गया टोटल दांत कंप्लीट है। तो इस तरीके से हम लोग देखें असतत वितरण पर आपका परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका जब केस 2 लिया जाएगा सतत वितरण पर, तो उस समय यहाँ पर दिखाया गया है हर एक जगह पे, तो ये भी बहुत होगा, अगर बहुत EN तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही क्षेत्र लिया गया जिसके कारण E1, E2, E3, E4 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर दिखाया गया। तो यहाँ पर भी परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका E1 प्लस E2 प्लस EN या E3 प्लस E4 एज सो ऑन, और आगे भी इसी तरीके से क्या होगा? चलते रहेगा। अगर ज्यादा हम लोग यहाँ पर चार्ज लें तो ये भी क्या होगा? बढ़ते रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं? सतत वितरण और असतत वितरण पर हम लोगों ने क्या कर लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर लिए बहुत सारे आवेशों के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग केवल और केवल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिणाम जानना है, परिणामी जानना है ना, या रिजल्टेंट जानना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया फिगर में E1 है, ये E2 है, और ये आपका कोई बिंदु है। तो ये दोनों E1 और E2 दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा? थीटा एंगल। तो सवाल में आपसे यही कहा गया है कि E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? परिणामी, यानी कि रिजल्टेंट। तो हम लोग E1 और E2 का जो परिणामी होता है, रिजल्टेंट जो होता है, उसको हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं और इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, या हिंदी में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो E1 प्लस E2 का परिमाण पढ़ेंगे, ठीक है। परिमाण, मैग्नीट्यूड का हिंदी आपका परिमाण होता है। तो हम लोग वेक्टर लॉ में पढ़े हुए थे, सदिशों के योग में हम लोग ये पढ़े हुए हैं। जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते थे वेक्टर A जोड़ वेक्टर B इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा, ऐसा हम लोग क्या करते थे? पढ़ते थे। तो यहाँ पे अब आपका चूंकि E1 है और E2 है वेक्टर के जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दिए हैं। तो आपका
E1 प्लस E2 का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो इतना हो जाएगा। रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मेरा निकल गया, क्या निकल गया, आपका परिमाण निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका दिशा भी होगा, है ना, रिजल्टेंट का, यानी किस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा है वो भी होगा। तो हम लोग लिखे हैं E1 प्लस E2 की दिशा। तो हम लोग दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, वहां पे इस तरीके का फिगर हम लोग बनाया करते थे। या आपका ये आपका क्या है, वेक्टर E1 है, ये वेक्टर E2 है। तो ये दोनों अगर बल लगाएगा, अगर ये फोर्स इस साइड में खींच रहा है इसको, और इस वस्तु को ये E2 इस साइड में खींच रहा है, तो वस्तु का दिशा कौन दिशा में, यानी कि गति जो करेगा इसी दिशा में करेगा। आपका वस्तु का दिशा, गति हमेशा ऊपर की ओर होगा, यानी कि इधर भी भागेगा, इधर भी, ऊपर भी भागेगा। इसीलिए फिगर में दिखाया गया है इस तरीके से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा या बल का जो डायरेक्शन होगा इस दिशा में आपका होगा। हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है आपका E1 के साथ अल्फा एंगल बनाता है और E2 के साथ बीटा एंगल बनाता है। तो हम लोग दिशा निकालने के लिए दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेन अल्फा का भी, टेन बीटा का भी कर सकते हैं। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं वहां पर, तो उसी के अनुसार ये डिफाइन किया गया कि टेन अल्फा जो होता है वो E2 साइन थीटा बाय E1 प्लस E2 cos थीटा के इक्वल होता है। वहां पर हम लोग वेक्टर A1 या वेक्टर A और वेक्टर क्या लेते थे, B लेते थे। तो वेक्टर A और B वहां पर होता था, यहाँ पे क्या है आपका E1 है और E2 है, इसीलिए यहाँ पे E2 साइन थीटा बाय E1 प्लस E2 cos थीटा। तो आप इसको पढ़िएगा, पीछे वाला जो आपका वेक्टर चैप्टर पढ़ाया गया है उस चीज को पढ़िए। यहाँ से आपका टेन बीटा निकल जाएगा E1 साइन थीटा और E2 प्लस E1 cos थीटा। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको याद करने का भी तरीका है। जब हम लोग E1 का यानी कि अल्फा के साथ निकालेंगे तो आपका E2 आ रहा है, ऊपर में E2 साइन थीटा और नीचे में E1 प्लस E2 cos थीटा आ रहा है। और जब हम टेन बीटा का निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, E1 नीचे वाला आ रहा है, E1 साइन थीटा बाय E2 प्लस E1 cos थीटा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परिणामी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका दिशा निकाल सकते हैं। और इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिमाण निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है?